हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विषादी विकृति के कारण या कॉजेज ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स किया था, विषादी विकृति के प्रकार किए थे और दो प्रकार आपने समझे थे, डायस्थमिक विकृति और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। आज हम करेंगे कॉजेज ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर या विषादी विकृति के कारण। तो बच्चों, बायोलॉजिकल पहला जो कारण है वो है जैविक कारक या बायोलॉजिकल कॉजेज। तो विषाद जो है वो शरीर की विकृति होती है और विषाद का कारण या तो जीन्स में होता है या कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल गड़बड़ियाँ होती हैं उनमें होता है, जिसका आधार जो है वो इनहेरिटेड हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी जैविक जो कारक हैं उसकी ये मान्यता है कि विषाद शरीर की विकृति होती है और विषाद का कारण या तो जीन्स में होता है या कुछ दैहिक गड़बड़ी में होता है। तो विषाद उत्पन्न होने में जैविक कारकों में दो कारक जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है आनुवांशिक कारक। तो आनुवांशिक कारकों में जो पहला कारक है वो है पारिवारिक वंश वृक्ष अध्ययन। यानी जो विषादी विकृति है जिसको हम एक ध्रुवीय विकृति कहते हैं, उसकी उत्पत्ति में कुछ आनुवंशिक कारकों का योगदान होता है। तो उसमें पहला जो कारक है वो है पारिवारिक वंश वृक्ष अध्ययन। तो ये जो अध्ययन है, जो वंश वृक्ष अध्ययन हुए हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों का ये चयन करते हैं जो एक ध्रुवीय विषाद से प्रभावित होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को प्रोबैंड कहा जाता है। यानी ऐसे व्यक्तियों के निकट संबंधियों का गहन जो अध्ययन है वो इस बात का निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि उनमें एक ध्रुवीय विषाद के लक्षण है या नहीं। अगर एक ध्रुवीय या डिप्रेसिव डिसऑर्डर की पूर्ववर्ती यानी प्री डिस्पोजिशन जो होती है वो आनुवंशिक होती है, तो इनके संबंधियों में भी इस तरह के विषाद के लक्षण होने चाहिए। सामान्य लोगों की अपेक्षा उनमें अधिक होने चाहिए। तो कई अध्ययन हुए और उन अध्ययनों में ये पाया गया कि पारिवारिक वंश वृक्ष के आधार पर उन्होंने ये पाया कि विषादी व्यक्तियों के निकट संबंधियों के करीब करीब 20% लोगों में विषादी विकृति पाई गई, जबकि सामान्य लोग जो उनके निकट संबंधी नहीं थे उनमें ऐसी प्रवृत्ति मात्र 5 से 10% पाई गई। यानी जो पारिवारिक जो हेरिडिटी है, जो वंश वृक्ष है, जो आनुवंशिकता है, उनमें जो परिवार में यदि कोई विकृति है तो ऐसा माना जाता है कि वो विकृति जो है उनके संबंधियों में भी आगे चलकर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होगी। दूसरा जो आनुवंशिक कारकों में हम पढ़ेंगे वो है जुड़वां अध्ययन। तो बहुत सारे अध्ययन इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि जो एकांगी जुड़वां बच्चे हैं, यानी जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, उनमें किसी एक व्यक्ति को यदि एक ध्रुवीय विषाद उत्पन्न होता है तो दूसरे व्यक्ति भी ऐसे विषाद उत्पन्न होने की संभावना उसमें बहुत अधिक रहती है, जबकि ऐसी संभावना जो फ्रैटर्नल ट्विन्स होते हैं उनमें नहीं होती या बहुत कम होती है। तो बच्चों, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो एक ही एग के फर्टिलाइजेशन से जो बच्चे होते हैं उनको हम एकांगी जुड़वां बच्चे या आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। जो शक्ल में, चाल ढाल में, हर चीज़ उनकी लगभग मिलती है और यानी उनमें ब्लड रिलेशन बहुत अधिक होता है। जितना अधिक ब्लड रिलेशन होगा उतना ही अधिक मानसिक रोग होने की संभावना होगी। और जो फ्रैटर्नल ट्विन्स हैं वो दो अलग अलग एग के फर्टिलाइजेशन से जो बच्चे होते हैं जुड़वां, उनको हम भ्रातीय जुड़वां बच्चे बोलते हैं और उनमें जो है ये रोग होने की संभावना, जो विषादी विकृति है, वो थोड़ी कम होती है। तो
ये अध्ययन ये बताते हैं कि जो एक ध्रुवीय विषाद है उसका आधार हेरिडिटी है, क्योंकि एकांगी जुड़वां बच्चों की हेरिडिटी 100% समान होती है, जबकि जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं उनकी जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, वो केवल 50% ही समान होती है। अब हम जैविक कारकों में दूसरा कारक लेंगे, वो है न्यूरोरसायन कारक, जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है। आनुवंशिक कारक फर्स्ट पॉइंट जैविक कारकों में, जिसमें हमने 2 पार्ट पढ़े, पारिवारिक वंश वृक्ष अध्ययन और जुड़वां अध्ययन। दूसरा जो कारक है वो है न्यूरोरसायन कारक, यानी न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स। तो मेडिकल शोधों से ये स्पष्ट हुआ है, जितनी भी मेडिकल रिसर्चेज हुई हैं वो ये बताती हैं कि विषाद की उत्पत्ति में न्यूरोट्रांसमीटर की भूमिका बहुत अहम होती है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मस्तिष्कीय रसायन है, यानी ब्रेन केमिकल है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में संधि स्थल पर सूचनाओं को ट्रांसमिट करता है या उनका संचरण करने में मदद करता है। ठीक है, तो अध्ययन ये भी बताते हैं कि जो नॉरपाइनफ्राइन तथा सेरोटोनिन 2 ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनकी भूमिका जो है वो विषाद में बहुत अधिक होती है। और जब मस्तिष्क में नॉरपाइनफ्राइन की मात्रा कम हो जाती है तो इससे व्यक्ति में जो मोटिवेशन लेवल है, जो अभिप्रेरणात्मक स्तर है, उसकी कमी हो जाती है। तो रसायन फैक्टर्स में जो ये केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरपाइनफ्राइन, अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो व्यक्ति में मोटिवेशन लेवल की कमी हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसमें डिप्रेशन उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा जो न्यूरॉन है, डिप्रेशन होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उनमें विषाद उत्पन्न होता है, और इसका परिणाम ये होता है कि दूसरा न्यूरॉन पहले न्यूरॉन के नर्व इम्पल्सेस को, ये जो हमारे स्नायु प्रवाह है या सूचना से उत्तेजित हो जाता है, और ये दूसरा न्यूरॉन तब तक उत्तेजित रहता है जब तक कि नॉरपाइनफ्राइन की मात्रा कम नहीं हो जाती। तो विषाद उत्पन्न करने में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर नॉरपाइनफ्राइन है, इसकी जो भूमिका है वो बहुत अधिक होती है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर्स। तो ये जो न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं, ये 2 विधियों पर आधारित होते हैं। जो 2 इसमें मेन जो रिसर्चेज हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो न्यूरो एनाटॉमिकल फैक्टर्स में काम आती हैं। पहली है स्कैनिंग प्रविधियों पर आधारित अध्ययन, यानी स्कैनिंग जो टेक्निक्स हैं उन पर जो आधारित जो अध्ययन किए गए, उन अध्ययनों से हमें व्यक्ति में विषाद की मात्रा का पता चलता है कि कौन से कारक हैं, जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो विषाद उत्पन्न करते हैं। तो कई स्कैनिंग टेक्निक हैं बच्चों, जैसे CT स्कैन आपने सुना है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग टेक्निक है। दूसरा है MRI आपने सुना है, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, और PET स्कैन आपने सुना है, जिसको हम पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहते हैं, जो पूरी बॉडी का स्कैन होता है। तो ये स्कैनिंग टेक्निक हैं, और ये स्कैनिंग जो टेक्निक हैं वो ट्रॉस क्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन तथा सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी से अध्ययन किए गए, और ये स्पष्ट हुआ कि जो डिप्रेशन का जो कारण है वो मस्तिष्क के कुछ भाग, जैसे अग्रभाग जो फ्रंटल लोब होता है, तथा लघु मस्तिष्क जो हमारा सेरिब्रम होता है, कि कुछ भागों में जो रक्त प्रवाह है उसमें परिवर्तन, या हमारी जो मेटाबॉलिज्म की दर है उसमें परिवर्तन हो जाए तो जो है विषाद उत्पन्न होता है।
यानी जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे अग्रभाग में मस्तिष्क के, वहाँ पर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए या हमारी मेटाबॉलिज्म या जो चयापचय वो क्रियाएं हैं उनमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो उससे व्यक्ति में डिप्रेशन उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा हार्मोनल अध्ययन, तो कुछ हार्मोन्स पर आधारित अध्ययन हुए और उनसे ये सामने आया, उनसे बात निकलकर सामने आई कि विषाद में जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनकी भूमिका अहम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में कई तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनका संचालन हाइपोथैलेमस करता है। बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनका संचालन हमारा ब्रेन का जो मेन पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो मस्तिष्क का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मस्तिष्क का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने काफ़ी इस पर अध्ययन किए और उनके अध्ययन ये बताते हैं कि एक विशेष तरह का हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहते हैं उसकी भूमिका जो है वो विषाद में सर्वाधिक होती है। यानी जो मेलाटोनिन है, जो हार्मोन है, उसकी भूमिका सर्वाधिक होती है और इसे ड्रैकुला हार्मोन का नाम भी दिया गया है। और ये हार्मोन मस्तिष्क में जो हमारी पीनियल ग्लैंड है उस परिस्थिति में वो अधिक निकलता है जब हमारे इर्द गिर्द के वातावरण में अंधेरा छाने लगता है, परंतु जब इस वातावरण में रोशनी होती है तो ये स्राव, ये हार्मोन नहीं निकलता। तो मनुष्यों में इस हार्मोन की भूमिका पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, लेकिन पशुओं में ये हार्मोन निकलने से उनका जो एक्टिवेशन लेवल है उसमें कमी आ जाती है। तो ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है इसकी भूमिका जो है वो विषाद में बहुत अधिक पाई जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये आपको मैंने जैविक कारक बताए हैं और ये जो जैविक कारक हैं ये विषादी विकृति के कारक हैं जिसमें हमने जैविक कारकों को किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है करेंगे नेक्स्ट कारकों को। तो थैंक यू।